आपका सबसे करीबी साथी आपके लिए अगर खतरा बन जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके मोबाइल फोन की, जो आपके लिए अब खतरे की घंटी बन चुका है, क्योंकि उससे जो रेडिएशंस मिलते हैं, टॉवर से जो सिग्नल मिलते हैं, वो आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। इतना कि आपके लिए कैंसर और ब्रेन ट्यूमर जैसे जानलेवा रोग पैदा कर सकते हैं और आपकी जिंदगी के लिए हो सकता है एक बड़ा खतरा। तो आज हम अपनी इस खास पेशकश में यही बातचीत करने जा रहे हैं कि क्या आपका सबसे करीबी साथी, यानी आपका मोबाइल फोन जो आपके साथ रहता है सबसे ज्यादा वक्त तक के लिए, वो आपके जीवन के लिए बन सकता है कितना बड़ा खतरा। मोबाइल रेडिएशन का हमारी सेहत पर कितना खतरनाक असर हो रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ तीन विशेष मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ है गिरीश कुमार साहब, जो कि प्रोफेसर है IIT मुंबई में। इसके अलावा डॉक्टर समीर कौल, कैंसर डिपार्टमेंट अपोलो हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं, और राजन मैथ्यू साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल है COAI के। आप तीनों का ही स्वागत है। और जैसा हमने यहाँ पर कहा कि हमारा एक ऐसा साथी जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, यानी मोबाइल फोन, जिस पर हम दिन में एक लंबा समय हमारे कान के पास रखकर बिताते हैं, अन्यथा वो हमारी जेब में रहता है लेकिन हमारे साथ रहता है, वो जीवन के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इसे हम आगाह करने जा रहे हैं। पहला सवाल गिरीश जी आपसे, आपकी एक रिसर्च के मुताबिक अगर दिन में 6 मिनट से ज्यादा आप मोबाइल फोन पर बात करते हैं तो ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है, इसे आप कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों? मोबाइल फोन को हम लोग डिफाइन करते हैं रेडिएशन के लिए SAR वैल्यू से, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, और उसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1.6 वाट पर केजी। बट दिस लिमिट जो है वो सिर्फ 6 मिनट पर डे के लिए है, और उसमें सेफ्टी मार्जिन है मैक्सिमम 3 to 4 का। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा मोबाइल फोन आप यूज कर सकते हैं वो सिर्फ 18 to 24 मिनट तक यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर इंटरफोन की स्टडी भी आई थी, उसमें उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली लिखा था कि हाफ आवर यूज पर डे में मोबाइल फोन यूज करने से ओवर 8 to 10 इयर्स तक ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ईयर प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी सेम थिंग WHO रिपोर्ट ने, इनफैक्ट WHO एक साल पीछे है, उनको ये एक साल पहले ही बोलना चाहिए था कि ये रेडिएशन प्रॉब्लम सिर्फ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इनफैक्ट मैंने KEM हॉस्पिटल में भी प्रेजेंटेशन दिया था, वहां पे डॉक्टर्स ने मुझे प्रेजेंटेशन के बाद में बोला कि आजकल उनके पास बहुत ज्यादा कैंसर के केसेस आ रहे हैं, जहां पे टीनेजर बच्चों को स्पेशली हियरिंग लॉस हो रहा है और ईयर ट्यूमर भी हो रहा है। तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आपने मोबाइल फोन COAI के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यूज हमारे साथ है। देश भर की तमाम मोबाइल सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनियां COAI के तहत काम करती हैं। मैथ्यूज साहब, आपके कहेंगे आज इस सरकार ने इस पर गाइडलाइन भी जारी की है, कितना खतरनाक है ये मामला? First of all, thank you very much for this opportunity. I'd like to basically just say that first of all, the cellular companies are very concerned about our operators, our subscribers. They are our lifeblood, and so any report which indicates that there may be some hazard or danger to our consumers is taken very seriously by the service operators. So let me clarify this thing. The service providers, the operators, operate based on the levels of radiation and emission that are set by the DOT, and the DOT obviously takes this stand from global organizations like the WHO. So first of all, we need to make sure that we clarify two particular sections. One is the power and the emissions from the handsets, the mobile handsets, and one, of course, from our radio cars, and so they need to be separated. The most recent report that we have just read about that comes from the WHO IR basically is not a new report. It is an investigation based on existing reports, and they basically have said that there is only one type of cancer, glioma. It's a very rare form of cancer, and the other is a tumor. And there are very specialized doctors from Medanta, and if you read the newspapers, the Hindu, both those doctors who are neuroscientists and doctors in neurology have categorically said that this report does not show that it's in fact cancer in general. It's a very specialized cancer, and this particular cancer is caused more by smoking than by any
calls from the handset. So I think we need to be very careful in interpreting these results. चलिए हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद है, डॉक्टर समीर कौल साहब जो कि कैंसर विभाग में है अपोलो हॉस्पिटल के। समीर साहब, जैसा कि यहाँ पर मैथ्यू साहब कह रहे हैं कि बहुत स्पेसिफिक टाइप का कैंसर होता है, बहुत रेयर होता है, आपका क्या कहना है, कितना खतरनाक हो सकता है मोबाइल फोन अगर हम उसे लगातार इस्तेमाल करें? और जैसा हमने एक लिमिट की बात की कि 6 मिनट या 24 मिनट दिन से या इससे कहीं ज्यादा घंटों तक हम उसका इस्तेमाल करते हैं रोज। पहले तो मैं शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। पहले मैं ये पुष्टि कर दूं कि जो WHO ने कहा उसने हम सब उसको गलत पढ़ रहे हैं। ये कई रिपोर्ट्स आई, जैसे मैथ्यूज ने अभी आपसे बताया कि भाई सबको ये शुबा था, जितनी भी आज तक रिसर्च की गई या जांच की गई, कि इनसे ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर हो सकता है या होने की संभावना है। उस रिपोर्ट ने आज भी ये नहीं कहा कि इससे होता ही है, और हम लोगों ने उसको थोड़ा सेंसेशनलाइज जरूर कर दिया। कई रिपोर्ट्स आई जिन्होंने कहा कि इसका कोई लिंक नहीं है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट का कह रहे हैं, उस रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि इसको सावधानी से और जांच करने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि अगर ग्लायोमा जो है बड़ा कॉमन ब्रेन कैंसर है, अनकॉमन नहीं है, बहुत ही देखने को मिलता है, बच्चों में भी मिलता है, बूढ़ों में भी मिलता है। और दो किस्म के ट्यूमर्स हैं जिनको जो कैंसर नहीं होते लेकिन डिफिकल्ट जगह पे होते हैं। एक होता है एक्यूस्टिक न्यूरोमा जो कान के अंदर वाले भाग से होता है, और दूसरा होता है मेनिंजियोमा जो ब्रेन की कवरिंग है उसका एक बिनाइन ट्यूमर है, नॉन कैंसरस ट्यूमर है, जो बढ़ के मुश्किल पैदा करता है। इनका ये शुबा है कुछ रिसर्च का, कुछ जांच का, कि भाई इसको और जांच करने की जरूरत है। इन तीन चीजों को और करीबी से और लंबे तौर पे देखने की जरूरत है, जिसके बाद ये एक नेशनल डायरेक्टिव या इंटरनेशनल डायरेक्टिव दिया जाए कि भाई इससे बिल्कुल होता है कैंसर। आज की डेट में अगर हम ये कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेज होती है, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और वो भी नॉन आयनाइजिंग टाइप की। आयनाइजिंग रेडिएशन जो एक्सरेज है, बीटा रेज है, गामा रेज है, उससे तो हमको मालूम है कि ज्यादा डोज के बाद में कैंसर होता है। लेकिन जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो हमारे सेलफोन से या टावर से निकलती है, कंक्लूसिवली ये आज की डेट में कहना कि इससे ग्लायोमा होता ही होता है, इससे ब्रेन ट्यूमर, ये एक्यूस्टिक न्यूरोमा होता ही होता है, मुझे लगता है आज की डेट में थोड़ा प्रीमेच्योर है और अर्ली है। तो हमें इसे सेंसिटाइज नहीं करना चाहिए, सावधानी बरतने की जरूरत है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आज हम बिल्कुल मान के बैठ जाए इससे होता ही होता है। इसके लिए एक्सटेंसिव रिसर्च, लंबी रिसर्च, ज्यादा कंट्रीज पे रिसर्च करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने चेताया है, सरकार की तरफ से वार्निंग आई और गाइडलाइंस भी आई, तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई बात जरूर होगी, कोई ना कोई एक स्टैंड गवर्नमेंट ने जरूर लिया होगा, कोई ना कोई कारण जरूर रहे होंगे जिसके कारण से इस तरह की गाइडलाइंस है। बहरहाल इस पर और विस्तार से करेंगे चर्चा, और क्या हजार सो सकते हैं, तमाम बातों पर होगी बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद। जो कि स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट होता है किसी भी मोबाइल फोन का, जो तरंगे आती है उन्हें एब्जॉर्ब करने का रेट होता है, वही आपको अफेक्ट करती हैं, आपको प्रभावित करती हैं। वो 2 से घटाकर करीब 1.6 तक लाने की बात कही गई है। तो ये जो कैलकुलेशन है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और आमतौर पर हमारे यहाँ काफी बड़ा बाजार है मोबाइल का, कई तरह की कंपनियां हैं जो मोबाइल फोन बेचती हैं, तो इसमें ये कितना जाता है आगे तक, कितना ज्यादा होता है? कुछ लोकल ब्रांड्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड ब्रांड्स होते हैं, कितना अंतर आता है? इनफैक्ट ज्यादातर जगह पे मोबाइल फोन का ऑलरेडी 1.6 वॉट पर केजी है, और मेजॉरिटी ऑफ द मोबाइल फोन के जो मॉडल है उसका SAR इस रेंज में ही है। तो कुछ गवर्नमेंट ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं कर रही है, बिकॉज ज्यादातर मोबाइल फोन के हैं एंड वन कैन फाइंड मोबाइल फोन का SAR। अगर आप SAR मोबाइल फोन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी क्या SAR वैल्यू है। पर मुझे मोबाइल फोन से ज्यादा उन लोगों की सबसे ज्यादा चिंता है जो सेल टावर के पास में रहते हैं, क्योंकि सेल टावर के पास जो लोग रहते हैं वो 24 घंटे रेडिएशन एब्सॉर्ब करते हैं। और अभी जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने प्रपोज किया है कि ICNIRP की गाइडलाइन से वो लोग 1/10 करने वाले हैं। सो फॉर एग्जांपल GSM 1800 के लिए ICNIRP की गाइडलाइन है 9.2 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी रिपोर्ट ने बोला है उसको 1/10, दैट मींस 0.92 वॉट पर मीटर स्क्वायर।
जबकि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की रिपोर्ट में ही क्लियरली लिखा हुआ है कि सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स डू हैपन एट 0.001 वाट पर मीटर स्क्वायर। इनफैक्ट बायो इनिशिएटिव की रिपोर्ट भी यही बात कहती है। तो मुझे इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि एक हाफ हार्टेड अप्रोच ली गई है कि आप 9.2 से सिर्फ 0.92 कर रहे हैं, जबकि इट शुड हैव बीन डन 0.001। और जितने भी ये जो सेल टावर ऑपरेटर्स है, जो उनका कंबाइंड ट्रांसमिशन है, वो हंड्रेड्स ऑफ वॉट्स ऑफ पावर है। ये जो हंड्रेड्स ऑफ वॉट्स ऑफ पावर है, इट मस्ट बी रिड्यूस टू लेस देन 1 to 2 वॉट पावर। जी जरूर, अदरवाइज लोगों की हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ रहा है। इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द एनवायरमेंट। इनफैक्ट यू वुड हैव नेवर सीन एनी बर्ड नियर द सेल टावर। और ऑल्सो मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो ट्रीज है, उनका फ्रूट यील्ड है, फ्रूट आउटपुट, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द फ्रूट्स में लिक्विड कंटेंट ज्यादा होता है, तो उनका फ्रूट आउटपुट भी कम होता जा रहा है। चलिए, राजन मैथ्यूज हमारे साथ है, सीओआई के डायरेक्टर, यहाँ पर डायरेक्टर जनरल। मैथ्यूज साहब, जो अभी यहाँ पर गिरीश कुमार जी ने सारे कंसर्न्स बताए कि न सिर्फ व्यक्तियों पर, इंसानों पर, बल्कि अगर हम पेड़ पौधे एनवायरमेंट को देखें या जिन पेड़ों में फल लगता, फूड यील्ड तक उसमें कम होने के यहाँ पर चांसेस है। तो जो एक स्टैंडर्ड यहाँ पर सरकार ने घोषित किया है, वो कह रहे हैं उससे भी आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है। और इस वक्त हम देखते हैं कि बेतरतीब तरीके से टावर लगे हुए शहरों में, जहाँ हर किसी को उसके एक्सपोजिशन के दायरे में आ जाते हैं, छतों पर लगे, घरों की छत पर लगे हैं, कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं है टावर्स के बीच में। इसके लिए आप क्या करें?